जी बच्चे, हमारा जो है वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था और हमने इसमें बात ये की थी कि जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से कि जब हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमें प्लांट की दो जनरेशन्स का या प्लांट के दो पार्ट्स का पता लगता है। ठीक है। और उस दिन हमने ये बात भी की थी कि जो प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट, इनके ये दोनों पार्ट्स जो हैं, ऐसा भी हो सकता है कि असल में क्या होता है कि स्पोरोफाइट से स्पोर निकलते हैं जो गेमिटोफाइट बनाते हैं, फिर गेमिटोफाइट से स्पर्म और एग निकलते हैं जो स्पोरोफाइट बनाते हैं। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि स्पोरोफाइट बनने के बाद गेमिटोफाइट गायब हो जाए। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि स्पोरोफाइट बनने के बाद गेमिटोफाइट अपनी जगह पे रहे। इसकी मिसाल मैं आपको जो है वो अभी दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो हमारे इल्म में इस वक्त जो टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनको जरा एक दफा रिमाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पोरोफाइट वो प्लांट का वो पार्ट, देखिए मैं इसको जनरेशन नहीं कहता, मैं इसको नस्ल नहीं कहता। बेसिकली आप लोगों को जिस तरह ये पढ़ाया जाता है वो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ये जनरेशंस नहीं है। जनरेशंस का मतलब होता है अगली नस्ल। ये असल में प्लांट के ही पार्ट्स हैं, एक पार्ट दूसरे पार्ट को बनाता है। ठीक है। ये इंटर कन्वर्टेबल है। गेमिटोफाइट जब गेमीट बनाता है तो वो स्पोरोफाइट बना लेता है, स्पोरोफाइट जब स्पोर फेंकता है तो वो गेमिटोफाइट बना लेता है। ये आपने जो है वो अभी तक पढ़ा था। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि जो स्पोरोफाइट होता है वो असल में कहाँ से निकलता है। स्पोरोफाइट असल में गेमिटोफाइट के फीमेल पार्ट से बाहर आता है। ठीक है। यानी आप इसको यूं कह लीजिए कि जो फीमेल पार्ट होता है उसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, जो फीमेल पार्ट था उसको हमने नाम दिया था आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम। ठीक है। ये वो पार्ट है कि जिसके अंदर एक्चुअली मौजूद होता है एग। ठीक है। ये अब ये है एग। और जो दूसरा पार्ट होता है जहां से स्पर्म्स ने आना होता है वो पार्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंथीरिडियम। ठीक है। प्लांट का वो पार्ट, या खास तौर पर कम से कम ब्रायोफाइट का, जो आप आगे पढ़ने लगे हैं, ब्रायोफाइट का वो पार्ट जो है वो एंथीरिडियम कहलाता है। एंथीरिडियम जो है इससे निकलते हैं स्पर्म्स और ये निकलकर जो है जाकर फर्टिलाइज करते हैं किसको, एग को। एग को फर्टिलाइज करने के बाद जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है तो इसके अंदर से निकलता है एक अदद प्लांट जो कि ऊपर जाके क्या बना लेता है, स्पोरेंजियम बना लेता है। ये स्पोरेंजियम क्या है बेटा, ये स्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या लगते हैं, स्पोर्स लगते हैं। ये बात काफी पहले से हो रही है कि बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो स्पोरेंजियम बनाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म स्पोरेंजियम बनाते हैं उनमें स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर लगते हैं। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि असल में अब ये जो प्लांट है, अब जरा गौर कीजिए कि आर्चिगोनियम जो है ना, ये किसका पार्ट है, ये है गेमिटोफाइट का पार्ट। ये उस प्लांट का पार्ट है जिसने गैमीट बनाने हैं। और स्पोरेंजियम किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि असल में ये दोनों के दोनों प्लांट के दो पार्ट्स हैं। जब आर्चिगोनियम में एग फर्टिलाइज होगा तो स्पोर बनेगा, स्पोरेंजियम बनेगा जिसमें स्पोर लगेगा। और जब स्पोर कहीं जाकर गिरेगा तो वो क्या बनाएगा, वो आगे दोबारा से गेमिटोफाइट बना देगा। तो गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट बना रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट बना रहा है, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट बना रहा है। ये इसी तरह से ऑल्टरनेशन चलती रहती है पार्ट्स की। ठीक हो गया। अब यहां पर आगे जो है वो प्लांट्स के दो मेजर डिवीजन की बात आ जाती है आप लोगों की बुक में। और जो दो मेजर डिवीजन है वो कौन कौन सी हैं, ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट। ठीक है। अब ये जो एक प्लांट का पार्ट है जिसको आप ब्रायोफाइट्स कहते हैं, बेसिकली इनको ब्रायोफाइट्स नहीं कहना चाहिए। बेसिकली इनका असल नाम क्या है, इनका असल नाम है मॉसेस। ये मॉसेस है। ठीक है। मॉसेस क्या होते हैं, ये कारपेट लाइक प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं। और इनके दो बहुत बड़े बड़े फीचर्स होते हैं। एक फीचर ये होता है कि ऑब्वियसली दे लैक वेस्कुलर बंडल। ये वो है जो इनको बाकी प्लांट से डिस्टिंग्विश करता है, इनके पास वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होते। दूसरा, ये हमेशा कहां पाए जाते हैं,
नियर वाटर बॉडीज पाए जाते हैं, पानी के चश्मों के करीब ही पाए जाएंगे, उसके अलावा ये कहीं नहीं पाए जा सकते। वाई? अब ये मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी वजह बताता हूँ कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, बल्कि ब्रायोफाइट्स के अलावा भी कुछ प्लांट्स हैं, याद रखिए ऑल प्लांट्स नियर अ वाटर बॉडी। एक ना यहां पर टर्म को समझिएगा कि असल में जो होता क्या है कि मैनी प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट, मैनी प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ये जो सिचुएशन है ना, अब यहां पर आकर आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई प्लांट वाटर बॉडी के करीब नहीं है, अगर कोई प्लांट जो है वो वाटर बॉडी के करीब नहीं है, तो वो अपने फीमेल पार्ट तक जो है वो स्पर्म नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है, इसकी मिसाल मैं अभी आपको देता हूं, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनको अगर आपका ये जो है वो फीमेल पार्ट है और ये जहां पर ये मेल पार्ट है, आपने स्पर्म को भेजना है कहां पे? फीमेल पार्ट में जो एग मौजूद है वहां तक भेजना है, तो दरमियान में वाटर की मौजूदगी लाजमी है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना स्पर्म एग तक भेजने के लिए एयर का यूज करते हैं, जैसे पोलन ग्रेन है। अब बहुत से प्लांट पोलन ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं और पोलन ग्रेन स्पर्म एग तक लेकर जाता है किसके जरिए? एयर के जरिए। अब ऐसे प्लांट्स जो हैं, इनको क्या नहीं चाहिए? इनको स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर नहीं चाहिए, दे डू नॉट नीड वाटर। लेकिन बहुत ज्यादा प्लांट्स ऐसे हैं, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हैं, चाहे वो प्लांट्स ब्रायोफाइट्स हैं, चाहे वो प्लांट्स ब्रायोफाइट्स नहीं हैं, लेकिन इन प्लांट्स को अगर स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचाना है तो उसके लिए इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में वाटर की मौजूदगी लाजमी है। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, ये वाटर है, और अगर ये दरमियान में से वाटर रिमूव हो जाए, ड्राई हो जाए, तो जो मेल पार्ट है यानी जो एंथेरिडियम है वो आर्चिगोनियम तक अपना स्पर्म कभी भी नहीं भेज सकता, बिकॉज द आर्चिगोनियम would not be able to receive the sperm because the water film is dried। यानी अगर आपको स्पर्म एग तक भेजना है तो उसके लिए आपको वाटर का यूज करना पड़ेगा। अब मैंने ये पॉइंट कहां से लेकर चला था? मैं ये पॉइंट लेकर चला था कि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर बॉडी के करीब रहना पड़ता है। वाटर बॉडी के करीब रहने का मतलब ये है कि एक्चुअली दे नीड द वाटर टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टू द एग। अब ऐसे प्लांट्स, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स, अब मैं प्लांट्स की बात नहीं कर रहा स्पेसिफिकली, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट नीड वाटर फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट, हर वो ऑर्गेनिज्म जिसने स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए जिसको वाटर चाहिए होगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा बेटा? वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा एम्फीबियन। मुझे ये बताइए, आप लोग प्लांट के अलावा अभी जो मैंने बताया उसके अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म को जानते हैं जो अपना स्पर्म एग तक पहुंचाने के लिए वाटर का यूज करता हो? सर फ्रॉग और फिश। फ्रॉग और फिश, शाबाश। फ्रॉग और फिश जो है उनका जो है वो बिहेवियर, अब यहां पर जो है वो यहां पर अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, दैट यूज वाटर फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट बट सर्वाइव ऑन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, अब जरा हमारी ये डेफिनेशन अब पूरी हुई है, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हो खुश्की पर, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है खुश्की, जो रह रहे हो खुश्की पर, सर्वाइव ऑन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, उनका फूड वगैरह, उनका घर सारा जो फूड और शेल्टर है वो सारा का सारा कहां पर हो? खुश्की पर हो, लेकिन उनको स्पर्म को एग तक पहुंचाने के लिए वाटर की जरूरत पड़े, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? एम्फीबियन कहलाते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई ऐसा प्लांट है जो रह तो रहा है
खुश्की पर, लेकिन उसको स्पर्म पहुंचाने के लिए वाटर चाहिए, तो वो भी एम्फीबियन प्लांट कहलाएगा। इनमें कौन से आ जाते हैं? एक तो इनमें सारे ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, सारे ब्रायोफाइट्स इनमें आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा, सम ट्रेक्योफाइट्स, कुछ ट्रेक्योफाइट्स भी आते हैं, ठीक है। कुछ ट्रेक्योफाइट्स भी ऐसे होते हैं कि जिनको उधर तक पहुंचाने के लिए, जिनको स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचाने के लिए चाहिए होता है वाटर। अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं तो ये काम जो है वो कौन करता है? ये काम फ्रॉग फैमिली जो है, फ्रॉग की जो नस्ल के जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो करते हैं। यानी ये ऑर्गेनिज्म जिनको वाटर यूज करना पड़े स्पर्म को एग तक पहुंचाने के लिए, वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। मैं इसीलिए आपको बार बार तीसरी बार ये डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स भी हैं, ट्रेक्योफाइट्स भी हैं। हमारी बुक के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू आवर बुक, सिर्फ ब्रायोफाइट एम्फीबियन है। नहीं, गलत है, गलत बात है। सिर्फ ब्रायोफाइट एम्फीबियन नहीं है, बल्कि आगे आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ट्रेक्योफाइट्स, वो भी एम्फीबियंस हैं। उनमें से भी कुछ एम्फीबियंस हैं, उनको भी वाटर यूज करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट के लिए, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो बेटा ये हमने काफी हद तक जो है वो पढ़ लिया ब्रायोफाइट्स के हवाले से। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये जो है वो एक अदद फीमेल पार्ट है, आर्चिगोनियम। ये आपके पास आर्चिगोनियम है, और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो क्या बताया था कि जो आर्चिगोनियम है उसके अंदर एग होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एग बनाकर दिखाता हूँ। ये आपका हो गया एग, ठीक है। और इस एग में ये फर्टिलाइज्ड है, यानी कि इसके पास स्पर्म पहुंच चुके हैं। ये फर्टिलाइज्ड है, ठीक है। और इसके अंदर से अब जो है वो एक बड़ी सारी स्टाक निकलती है, बड़ी सारी स्टाक। और जो ये स्टाक निकलती है, ये जब ऊपर तक पहुंचती है तो इसकी कई ब्रांचेस हो जाती है। हर ब्रांच के ऊपर जो है वो एक अदद स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर लगता है, जिसको आप नाम देते हैं स्पोरेंजिया का, स्पोरेंजियम का। ये जो है ये असल में स्पोरेंजिया है दोनों। और आपको अच्छे तरीके से ये बात भी मैं रियलाइज करवा चुका हूँ कि जो स्पोरेंजिया हैं उनमें लगते हैं स्पोर्स। जो मैं बात भी करने लगा हूँ ना, ये तो पुरानी ही बातें जो अभी तक हम करते हैं, ठीक है। इनके अंदर स्पोर्स लगते हैं। अब देखिए बेटा, स्पोर्स जो है ना वो दो तरह के हो सकते हैं, या प्लांट स्पोर्स के हिसाब से दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं वो प्लांट्स, एक मिनट, स्पोर्स plants can be of two types with respect to spores. With respect to spores, दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस, होमोस्पोरस प्लांट कौन से होते हैं? जरा गौर से, आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। होमोस्पोरस वो वाले स्पोर होते हैं कि a spore containing complete information इंक्लूडिंग, अब यहां से जरा और से सुनिएगा, इंक्लूडिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। ऐसे प्लांट, फीमेल पार्ट्स, ऐसे प्लांट जो ऐसा स्पोर बनाए कि जब वो स्पोर गिरे तो वो स्पोर गिरते ही मेल पार्ट भी बना दे और फीमेल पार्ट भी बना दे। यानी वो स्पोर अकेला हो, और वो जब आगे जाकर कहीं पे गिरे तो वो गिर के जो बॉडी बनाए, जो प्लांट बॉडी बनाए, जो वो थैलस बनाए, ये भी थैलस होगा। हाँ भाई, ये थैलस क्यों होगा, पहले तो ये बताइए जल्दी से, ये थैलस क्यों होगा? नॉन वास्कुलर बंडल।
हाँ, आपने आखिरी बात पहले कर दी अगरचे, लेकिन इसमें रूट स्टेम लीफ वगैरह जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकते। और वो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं है। ठीक है, अब गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर कि जब ये स्पोर गिरा और इसने गिर के क्या बना दिया, इसने थैलस बना दिया। अब ये एक ऐसा थैलस है जिसके एक साइड पर फीमेल पार्ट है, एक साइड पे मेल पार्ट है, लेकिन एक ही थैलस के ऊपर है। अगर ऐसा स्पोर बने जिसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो इंक्लूडिंग मेल और फीमेल पार्ट के, ऐसे तमाम स्पोर जो हैं या ऐसे प्लांट होमोस्पोरस कहलाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ऑल स्पोर्स are of same type। इनके तमाम स्पोर्स जो हैं वो सेम टाइप के होते हैं। जबकि सेकंड, दूसरी टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें दो तरह के स्पोर बनते हैं। एक होता है मेल स्पोर, यानी कि वो सिर्फ मेल पार्ट बनाएगा, और एक होता है फीमेल स्पोर, यानी कि वो सिर्फ फीमेल पार्ट बनाएगा। ये दोनों तरह के स्पोर्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों को क्या बताने लगा था, एक और बात, कि यहां पर आपको को एक जो है वो पॉइंट मिलेगा इस जगह पे ब्रायोफाइटा के हवाले से। बाकी सारी बातें हम यहां पर कर चुके हैं। अच्छा, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये वर्ड मिलेगा, और यही वर्ड मैं आप लोगों को जो है वो पढ़ाने लगा था। जी बच्चे, कोई इसका तर्जुमा करेगा इस वर्ड का? बुक में देखे बगैर, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस वर्ड का तर्जुमा बगैर बुक में देखिए आप कर सकते हैं। सर हेट्रो मीन डिफरेंट और मॉर्फो मीन रिलेटेड टू बॉडी। बेसिकली हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और मॉर्फ का मतलब होता है शेप। यानी अब इसका तर्जुमा क्या बनेगा कि बोथ स्पोरोफाइट्स एंड गेमिटोफाइट आर डिफरेंट इन शेप्स। यानी गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है ये शेप में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये शेप में काफी डिफरेंट होते हैं, ये सेम नहीं होते। गेमिटोफाइट अलग दिख सकता है, स्पोरोफाइट अलग दिख सकता है। अगर दोनों डिफरेंट हो तो उसको आप क्या कहते हैं? हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी दोनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये एक जैसे नहीं होते, बल्कि आप इनको अलग अलग देख सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने यहां पर एक वर्ड का जिक्र किया हुआ है, ये देखिएगा, ये है राइजॉइड्स। अब राइजॉइड क्या होते हैं ये भी अब मैं आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ। बेटा, राइजॉइड जो होते हैं ना वो इसके वो होते हैं रूट लाइक। राइजॉइड, अब आप इसको रूट तो कह नहीं सकते, ठीक है, तो राइजॉइड असल में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो रूट की तरह के होते हैं, और जो रूट है वो रूट का काम करते हैं। ठीक है, फिर एक और चीज आप लोगों को ब्रायोफाइट में मिलेगी कि ब्रायोफाइट्स हैव डोमिनेंट गेमिटोफाइट। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें गेमिटोफाइट डोमिनेंट होती है। अब ये डोमिनेंट क्या है? ये गेमिटोफाइट ऐसा क्या काम करती है जो ये डोमिनेंट होती है? बेटा, असल में ना सिर्फ ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है, ट्रैक्योफाइट्स की बात नहीं हो रही। याद रखिए, ट्रैक्योफाइट्स में ये ऑपोजिट होता है। ये मैं आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं, वाइस वर्सा इन ट्रैक्योफाइट्स। ये ट्रैक्योफाइट्स में उलट होता है। क्या भला? कि ट्रैक्योफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाती है, गेमिटोफाइट रिसेसिव हो जाती है। जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें स्पोरोफाइट रिसेसिव हो जाती है, गेमिटोफाइट डोमिनेंट हो जाती है। अब ये क्या चक्कर है? डोमिनेंट किस लिहाज से होगी? डोमिनेंट होती है बेटा फूड के लिहाज से। क्या मतलब? कि गौर कीजिएगा, गेमिटोफाइट सिंथेसाइजेस द फूड। गेमिटोफाइट जो है वो फूड बनाती है, और फूड बनाकर जो है वो किसको देती है? वो
स्पोरोफाइट को देती है, सिंथेसाइजेस द फूड एंड प्रोवाइड इट टू गैमेटोफाइट। अब ये डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि स्पोरोफाइट अपना फूड नहीं बना सक रही। जब स्पोरोफाइट अपना फूड नहीं बना सक रही तो फिर गैमेटोफाइट उसको फूड बनाकर देती है, और जो पार्ट फूड बनाकर देता है वो डोमिनेंट होता है। ऐसे घर में वालदा डोमिनेंट होती है आमतौर पर। तो जो गैमेटोफाइट होता है, आप लोगों में से किसी ने, कोई फैमिली में तो नहीं बैठा हो, जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि ब्रायोफाइट में, जरा गौर से सुनिएगा, इन ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट्स हैव क्लोरोफिल, गैमेटोफाइट्स हैव क्लोरोफिल। और अगर ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट क्लोरोफिल है, गैमेटोफाइट में क्लोरोफिल है, और वाइल स्पोरोफाइट डोंट, जो स्पोरोफाइट है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, गैमेटोफाइट में क्लोरोफिल होता है। अब मुझे बताइए फूड कौन बना सकता है? हाँ भाई, फूड ऑब्वियसली कौन बनाएगा? जिसके पास क्या होगा? जिसके पास क्या हो गया? जिसके पास क्लोरोफिल होगा। फूड वो बनाएगा जिसके पास क्लोरोफिल होगा। यानी अगर गैमेटोफाइट के पास क्लोरोफिल है तो वो फूड बना के स्पोरोफाइट को देगा। लेकिन ट्रैकियोफाइट्स में क्या होगा कि क्लोरोफिल किसके पास आ जाएगा? स्पोरोफाइट के पास, और स्पोरोफाइट फूड बना के गैमेटोफाइट को देगा। तो यहां पर हम बात को सम करते हैं, बहुत ही इजी सी बात है। इन एनी ग्रुप ऑफ प्लांट, इन एनी ग्रुप ऑफ प्लांट, the one containing the chlorophyll is dominant। जिसके पास क्लोरोफिल होगा, प्लांट के स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों पार्ट्स में से जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो जो है डोमिनेंट होगा। अब चाहे वो ब्रायोफाइट है, अगर उसमें गैमेटोफाइट के पास क्लोरोफिल है तो वो डोमिनेंट है। अगर वो ट्रैकियोफाइट है और उसमें गैमेटोफाइट के पास क्लोरोफिल नहीं है, स्पोरोफाइट के पास क्लोरोफिल है, तो उस ट्रैकियोफाइट में स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होगा। आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फ्राइडे का लेक्चर मिस किया है, और ये बातें उनके सरों से ऐसे गुजरेंगी जैसे पता नहीं जो है वो क्या आपने जो है पढ़ रहे हैं। आप लोग अगर पिछला लेक्चर नहीं लेकर आए तो आपके जहनों में ये बातें नहीं आएंगी, और जिसने पिछला लेक्चर लिया है उसके लिए ये बहुत ही आसान बात है। कोई एक बात भी इनमें जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्रायोफाइट वाले आर्टिकल में से इसमें देखिएगा आप एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दिखाए हुए। ये देखिए, ये एंथ्रीडियम है पूरा, ये पूरा का पूरा जो है ये एंथ्रीडियम है। एक मिनट, इसको जो है वो जरा वाज़ेह तौर पर कर लेते हैं। ये जितना पार्ट आपको ये बाउंड्री नजर आ रही है ये एंथ्रीडियम है, और इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं। इन छोटे छोटे पार्ट्स को आप क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम असल में ना, एंथ्रीडियम असल में कौन सा पार्ट है? एंथ्रीडियम असल में मेल पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई है ना, उनको टेक्निकली तो आप जो है वो क्या कहते हैं? स्पर्म्स। लेकिन इनको आप एक और नाम भी देते हैं, इनको आप देते हैं एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड क्या है? वो चीजें जो किससे निकल रही हैं? एंथेरिडियम से निकल रही हैं। एंथेरिडियम मेल पार्ट है, मेल पार्ट से स्पर्म निकलते हैं, तो एंथेरिडियम से क्या निकलेंगे? एंथेरोजॉइड निकलेंगे, ठीक है। ये जो आपके पास दूसरा पार्ट है सामने आप लोगों की बुक में, ये बेटा आर्चिगोनियम है, और इस आर्चिगोनियम में ये जगह है जहां पर एग प्लेस हुआ होगा, ठीक है। अब यहां सबसे पहली बात पे गौर करें। देखिए बेटा, हम लोग एक दफा फिर से जो है वो एक चीज पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है। ये दोनों फीचर किस में होते हैं? एलजी में। लेकिन एलजी में मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, जबकि यहां पर आपके सामने क्या है? ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं यानी एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम, ये दोनों पार्ट्स क्या हैं? दीज बोथ पार्ट्स आर मल्टी सेलुलर,
ये मल्टी सेलुलर पार्ट्स हैं। और इसका ऑब्वियस मतलब क्या है, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये इसकी वजह से आपने एलजी को क्या किया है, ब्रायोफाइट से सेपरेट किया। फिर एक और बात, ये जो एग है ये प्रोटेक्टेड है, जबकि एलजी में ये नहीं था। एलजी में ये प्रोटेक्टेड नहीं था, यहाँ वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रहा है कि ये प्रोटेक्टेड है। तो ये इस वजह से आप इसको जो है वो एलजी से सेपरेट कर देते हैं। बाकी इन्होंने वही बातें बताई हैं, कोई खास बात यहाँ पर नहीं है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर एक पॉइंट आप इस्टेब्लिश, बेटा अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझे बताइए जल्द से जल्द। जी भाई जल्दी से। रिया नहीं है, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, अब यहां एक पॉइंट एस्टेब्लिश करें। एस्टेब्लिश इस तरह करें कि अब आप लोगों ने मेरा जो है वो साथ देना है। आप लोगों का टॉपिक आ रहा है लैंड अडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये क्या बात हुई, लैंड अडेप्टेशन क्यों? ब्रायोफाइट क्या लैंड पर नहीं रहते? लैंड अडेप्टेशन का पॉइंट उन्होंने क्यों बताया कि लैंड अडेप्टेशन पढ़नी है? जी बॉयज, आपका टॉपिक है लैंड अडेप्टेशन। जी मोइज, कुछ कहने लगे थे आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लैंड अडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब सबसे पहले तो मुझे यह बताइए कि क्या ब्रायोफाइट कभी किसी जमाने में पानी में भी रहते थे जो वो बाद में खुश्की पर आए? हाँ भाई, आइए जरा, मैंने आप लोगों को बहुत बड़ा हिंट भी दिया है। बेटा ब्रायोफाइट के एंसेस्टर्स कौन हैं? एंसेस्टर्स, जी कोई बता सकता है तो बता दे मेरा जुमला लिखने से पहले। एंसेस्टर्स ऑफ ग्रीन एल्गी। शाबाश। जो एंसेस्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर ग्रीन एल्गी। और ये बात भी आपके जहनों में होनी चाहिए कि ग्रीन एल्गी आर एक्वाटिक। फ्रेश वाटर हो या मैरीन हो, वो एक्वाटिक है। इसका मतलब है कि एंसेस्टर तो रहते थे ना पानी में, एंसेस्टर तो पानी में ही होते थे। और ये अब एंसेस्टर पानी में होते थे, खुद ये लैंड पर हैं, तो फिर ऐसा इन्होंने क्या किया? व्हाट डिड दे अडॉप्ट? इन्होंने ऐसा क्या किया जो ये खुश्की पर रहने के काबिल हो गए? ऐसे क्या फीचर्स इनमें आ गए जो ये खुश्की पर रहने के काबिल हो गए? असल में ये है, याद रखिए मैंने आपको इस चैप्टर के पहले लेक्चर में कहा था कि इस चैप्टर में एवोल्यूशन का बहुत ज्यादा रोल है, और वो आपके सामने आ गया। जब तक आप ब्रायोफाइट्स को एल्गी से नहीं जोड़ेंगे, आप लोगों को इस चैप्टर की बहुत सी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो एंसेस्टर तो एल्गी थे, और एल्गी तो एक्वाटिक है, खुद ये लैंड पर आ गए। इसका मतलब है कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से ये लैंड पर आ गए। सबसे पहली बात, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी विच हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाय रिड्यूसिंग सेल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू ड्राई लैंड। ऐसी मल्टीसेलुलर बॉडी बना ली जिससे वाटर लॉस कम से कम हो, जबकि एल्गी में ऐसा नहीं था। एल्गी जो है वो ऐसी कॉम्पैक्ट बॉडी नहीं बना सकते थे, टिश्यूज नहीं बना सकते थे, जिसकी वजह से, और फिर एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिसकी वजह से इनका वाटर इवेपोरेशन जो है वो बहुत ही कम हो गई, वाटर लॉस बहुत ही कम हो गया, एंड दैट इज द क्यूटिकल। क्यूटिकल असल में सेल्स के ऊपर वैक्स की लेयर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ये एक जो है वो ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स क्या करेंगे, ये अपने आप को वाटर लॉस से बचाने के लिए अपने ऊपर एक अदद लेयर बना देंगे। अब ये लेयर किसकी बनी हुई होगी? वैक्स की। बेटा वैक्स क्या है? वैक्स होती है फैट।
और फैट का क्या फीचर होता है? फैट का फीचर होता है हाइड्रोफोबिक। फैट का फीचर होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वैक्स की लेयर है, यानी इस वैक्स की लेयर को दूसरे अल्फाज में अभी आपने बुक के मुताबिक क्या नाम दिया? इस वैक्स की लेयर को आपने नाम दिया क्यूटिकल, ठीक है। तो एक तो उन्होंने मल्टीसेलुलर बॉडी ऐसी बना ली जिससे वाटर लॉस कम से कम हो, वाटर कंजर्व करते थे, वाटर सेव। वाटर कंजर्व का मतलब है वाटर सेव करते थे, ठीक है। दूसरा ये है कि उन्होंने क्यूटिकल बना ली। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इन्होंने काम क्या किया कि डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज इनटू स्पेशल चेंबर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट लूजिंग मच वाटर। अच्छा, ये जो चीज है ये मैं अब आप लोगों को जो है वो एक गलत बुक से दिखाता हूं। दिस बुक बिलोंग्स टू फेडरल। ये मैं अब आप लोगों को जो है वो यहां से दिखाता हूं। ये देखिए, एक्चुअली ये जो डायग्राम है ना, दिस डायग्राम इज एक्सीलेंट इन दिस रिगार्ड। यहां पर आप देखिएगा कि ये एक पोर दिखाया हुआ इन्होंने। ये ब्रायोफाइट बॉडी है बेटा, ये प्लांट बॉडी है। स्टोरेज सेल दिखाए हुए हैं इसमें, ये देखिए, ये प्लांट बॉडी है, स्टोरेज सेल दिखाए हुए हैं, राइजोइड दिखाए हुए हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने स्टोमेटा बना लिया। इस स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आती थी और क्या चीज रिड्यूस हो गई? वाटर लॉस रिड्यूस हो गया। वाटर लॉस रिड्यूस्ड। और अगर वाटर लॉस रिड्यूस हो गया, इसका क्या मतलब है कि जो पानी है उसका जो वो सेव हो गया। तो इसका क्या मतलब है? यहां से CO2 अंदर आती थी और ये पूरा चेंबर है, ये चेंबर है, इसको चेंबर कहती है आपको। ये चेंबर है जिसके अंदर ये कौन से सेल्स मौजूद हैं? फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद हैं। अब ये जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, इनकी वजह से क्या हुआ? इनकी वजह से जो यहां पर फोटोसिंथेसिस होती थी, लेकिन ये जो पूरा चेंबर बना हुआ है, ये जो पूरा चेंबर बना हुआ है, इस चेंबर की वजह से वाटर लॉस रिड्यूस हो गया। और वाटर लॉस रिड्यूस होने की वजह से इनको बहुत फायदा हुआ और ये खुश्की पर रहने के काबिल हुए। फिर हेट्रोगेमी, इनके गैमीट्स डिफरेंट टाइप के हो गए, स्पर्म और एग अलग अलग टाइप के हो गए, ठीक है। और पहले ये नहीं होता था, पहले गैमीट्स इतने अलग अलग नहीं दिखते थे। अब इन्होंने हेट्रोगेमी प्रोड्यूस कर ली, ठीक है। गैमीट्स जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर लिया गया। ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्पर्म और एग को प्रोटेक्ट किया जाता है, खासतौर पे एग को। फिर एम्ब्रियो जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर और सेक्स ऑर्गन्स है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाए कि मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स कैसे दिखते हैं। फिर आपने क्या कहा कि एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड होता है और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ये सब कुछ होने के बाद जाकर ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये जमीन पर इतने कामयाब हुए हैं, वरना ये इतने कामयाब कभी भी नहीं हो सकते थे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था कि ब्रायोफाइट जो हैं वो जमीन के ऊपर इतने ज्यादा कामयाब होते, अगर खास तौर पर एक तो उन्होंने वैक्स की लेयर यानी क्यूटिकल ने बना ली होती, वाटर कंजर्व ने किया होता। दूसरा जो चेंबर मैंने आपको दिखाया है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है, फोटोसिंथेटिक सेल एक खास चेंबर में आ जाते हैं और उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और वाटर लॉस नहीं होता। इस वजह से ये जमीन पर रहने के काबिल हुए खुश्की पर। इनके जो एम्ब्रियो है वो भी प्रोटेक्टेड है और मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है। इस वजह से ये अपने एंसेस्टर्स की निस्बत ज्यादा खुश्की पर रह सकते हैं। ये वजूहत हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इसको जरा आप लोगों ने